हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस चैनल का नाम हमने क्रीसेंट मैथमेटिक्स क्लासेस से क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इसका अर्थ अब और भी व्यापक हो चुका है। ना सिर्फ दोस्तों इसमें गणित की शिक्षा दी जाएगी, इसके अलावा भी और जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उनका भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं फिर भी कहूँगा कि गणित इस चैनल की आत्मा है और यहाँ पर मुख्यतः गणित पर ही फोकस दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी सरकारी एग्ज़ाम यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आएंगे, हम उनमें जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में हमारा जो पहला कदम था वो हमने प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी से स्टार्ट किया। हमने जो वीडियो बनाई अपने चैनल के लीक से हटकर बनाई। हालांकि इसमें हमें काफ़ी सफलता भी हासिल हुई, काफ़ी लोगों द्वारा इन वीडियो को सराहा गया है, इसलिए हमने इस सीरीज को कंटिन्यू किया है। ओके, तो इसी के क्रम में दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शैक्षिक प्रशासन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन। देखिए दोस्तों, किसी भी देश के प्रशासन की कुशलता का विकास उस देश की शिक्षा व्यवस्था से होता है। ओके, और शिक्षा व्यवस्था की कुशलता शैक्षिक प्रशासन पर निर्भर करती है। ओके, यानी कि अगर आपके देश की शिक्षा व्यवस्था अगर कुशल होगी तो वो आपके शैक्षिक प्रशासन पे निर्भर करती है कि आपका एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से कार्य कर रहा है। ओके, शैक्षिक प्रशासन ही देश के शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं दोस्तों बनाता है। ओके, और उनको क्रियान्वित करने का भी प्रयास करता है। ओके, तो प्रशासनिक तंत्र दोस्तों अगर जितना प्रभावी होगा या जितना प्रभावशाली होगा उतना ही हम शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि हमारा जो देश है वो शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। ओके, तो इससे दोस्तों आपको पता लग रहा होगा कि भाई शैक्षिक प्रशासन कितना महत्वपूर्ण है। शैक्षिक प्रशासन का सीधा सीधा सा संबंध आपका शिक्षा से होता है। ओके, तो एक्चुअली जो शैक्षिक क्षेत्र में संगठन जिस ढांचे को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे क्रियान्वित करने में मदद करता है। ओके, और जिससे हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की अधिकाधिक हमें प्राप्ति हो पाती है। तो यानी सीधा सीधा सा मतलब है कि भाई शैक्षिक प्रशासन का मेन उद्देश्य हमारे जो देश में शिक्षा के लक्ष्य बनाए गए हैं उनको प्राप्त करना होता है। ओके, तो अब आज के समय पे शैक्षिक प्रशासन का कार्य केवल शिक्षा व्यवस्था करना ही नहीं है। देखिए पहले क्या होता था कि जो शैक्षिक प्रशासन का कार्य केवल शिक्षा का व्यवस्था करना ही होता था, लेकिन आज के समय पे देखिए दोस्तों ये शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन जो इसका संगठन है उस पर ध्यान देना होता है, निर्देशन और पर्यवेक्षण ऐसे कार्य भी इनके अंतर्गत आते हैं। ओके, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वे शैक्षिक का जो प्रशासन है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी तरह के कार्यों को इस समय पे कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं जो कि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी, ये एग्जाम के नज़रिए से भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए जरा सा इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ब्रूक एडम्स ने जो डेफिनेशन दी है वो ये कहती है कि भाई शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक में बांधने की क्षमता होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट, शैक्षिक प्रशासन परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को एक संगठन में इस प्रकार समायोजित करता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करें। ओके, तो शैक्षिक प्रशासन क्या करता है, अनेकों को एक में बांध देता है। ओके, यानी अलग अलग लोगों को एकजुट कर देता है। और शैक्षिक प्रशासन क्या करता है, परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को एक संगठन के रूप में इस प्रकार समायोजित करता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के रूप में काम करें। ओके, इसके बाद एस.एन. मुखर्जी ने भी एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है कि भाई जो शैक्षिक प्रशासन है वो वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात वह व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर अच्छा कार्य करने से संबंधित है। दोस्तों इन परिभाषा से हमारा यही मतलब निकलता है कि भाई जो शैक्षिक प्रशासन है वो एकजुटता लेके आता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं वो एक साथ एकजुट होकर कार्य करते हैं ताकि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हो सके। ओके, तो ये है आपका शैक्षिक प्रशासन। ओके,
अब देखिए जो शैक्षिक प्रशासन है उसमें हेनरी फ्रेयाल ने शैक्षिक प्रशासन को माना है कि ये 5 तत्वों की प्रक्रिया है। ओके, तो 5 तत्व मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखिए सबसे पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है आदेश, समन्वय और नियंत्रण। तो हेनरी फ्रेयाल, आप ध्यान में रखिएगा कि हेनरी फ्रेयाल ने इसको माना है 5 तत्वों के रूप में, यानी ये 5 तत्वों की प्रक्रिया है। इसमें नियोजन होगा, संगठन होगा, आदेश होगा, समन्वय होगा और नियंत्रण होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यह है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने भी शैक्षिक प्रशासन का विश्लेषण व्यापक अर्थ में दिया है। इसके लिए इसने एक फॉर्मूला दिया, ये है पोस्टकॉर्ब, POSDCORB। तो ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है कि भाई जो शैक्षिक प्रशासन है वो इन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, POSDCORB। अब मैं आपको बता देता हूं उसके अर्थ क्या है। P फॉर होता है प्लानिंग, ओके, यानी कि नियोजन। O फॉर होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। ओके, इसके बाद S होता है सिलेक्शन, यानी कि नियुक्तियां करना। D फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब होता है निर्देश देना। CO एक साथ है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय। R फॉर रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्ड आलेख तैयार करना। एंड B फॉर बजटिंग, ओके, यानी कि वित्तीय आलेख तैयार करना। तो इस तरीके से लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन को डिस्क्राइब किया है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं एक प्रक्रिया के रूप में, यानी कि शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में किस तरीके से कार्य करता है। देखिए यहां पर मैंने कुल इसकी विशेषताएं लिखी हैं एक प्रक्रिया के रूप में, इसको हम धीरे धीरे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, जो हम हमेशा से करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, ये एक आपकी शैक्षिक प्रशासन एक समन्वित प्रक्रिया, यानी कि इनमें आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, बहुत सिंपल है इसको समझने के लिए कि आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शैक्षिक प्रशासन में। अगर आपका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो शैक्षिक प्रशासन सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। ओके, इसके बाद दूसरा है ये मानवीय प्रक्रिया, क्योंकि इसमें मानवीय हस्तक्षेप है, बिना मानव के तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये मानवीय प्रक्रिया है। ओके, तीसरा इसकी जो प्रकृति है वो कार्यशील तथा नियंत्रित है, इसमें कार्य होता है और नियंत्रित, यानी अगर इसको नियंत्रण ना होगा तो ऑफ कोर्स शैक्षिक प्रशासन सही से नहीं हो पाएगा। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो कार्यशील होती है और नियंत्रित होती है। चौथा, प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। बहुत सिंपल है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका स्वरूप केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में है। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई केंद्र भी नियम बनाता है, केंद्र भी अपनी ओर से लगा हुआ है शिक्षा में सुधार में, राज्य भी अपनी ओर से प्रयास करता है। ओके, और वैसे भी आपको पता है कि भाई जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब यह है कि जो केंद्र है वो नियम बनाता है और राज्यों को उन नियमों का क्रियान्वयन करना पड़ता है, यानी यह शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। तो इस तरीके से जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण है, यानी कि टॉप की जो संस्थाएं वो भी काम कर रही हैं और स्थानीय स्तर की संस्थाएं भी काम कर रही हैं शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ओके, इसके बाद ये एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि एक डायनामिक प्रोसेस है, यानी कि स्थिर नहीं है। ओके, इसमें लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये आपकी क्या है, शैक्षिक प्रशासन एक गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा, इसके बाद विद्यालय की कार्यशैली में सुधार, यानी एक इसका एक लक्ष्य है कि भाई विद्यालय की कार्यशैली में सुधार करना है। वो तो होता ही है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन है किस लिए, वो इसीलिए तो है ना कि भाई विद्यालय की कार्यशैली में सुधार किया जाए। ओके, इसके बाद जो देखिए शैक्षिक प्रशासन में व्यवहारिकता को महत्व दिया जाता है। ओके, ना केवल सैद्धांतिक ज्ञान को, इसमें व्यवहारिकता को महत्व दिया जाता है, यानी कि सैद्धांतिक ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिकता को महत्व दिया जाता है। ओके, यानी सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहारिकता को महत्व, मेरे कहने का मतलब ये है। इसके बाद कार्यकर्ताओं का व्यावसायिक विकास, यानी कि जो इसमें शैक्षिक प्रशासन से जो भी कार्यकर्ता जुड़े हुए रहते हैं या जो इसमें काम करने वाले हैं उनका व्यावसायिक विकास करना भी इसकी एक विशेषता है या इसकी एक प्रक्रिया है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। ओके, तो सबसे पहले काम करते हैं ग्राहम वेलफोर की जो डेफिनेशन है इसको पढ़ लेते हैं। काफी अच्छी डेफिनेशन है, मुझे काफी अच्छी लगी, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसने क्या लिखा है, शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य उत्तम छात्रों को योग्य शिक्षकों से समुचित शिक्षा प्राप्त करने हेतु सक्षम
या योग्य बनाना है ताकि वे अपने राज्य के अंतर्गत सीमित साधनों द्वारा प्रशिक्षित होकर अधिकाधिक लाभान्वित हो सकें। कितनी अच्छी डेफिनेशन है दोस्तों। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है कि भाई आप उत्तम छात्रों को योग्य शिक्षकों से समुचित शिक्षा प्राप्त करवाएं, ठीक है ना, या उसके लायक बनवाएं ताकि वे अपने राज्य के अंतर्गत जो सीमित साधन हैं उनसे प्रशिक्षित होकर अधिकाधिक लाभान्वित हो सके। ये तो आपको पता है कि भाई हमारे राज्य के अंतर्गत सीमित साधन होते हैं और जो जितने भी उत्तम छात्र हैं उनको क्या करना है, योग्य शिक्षकों से समुचित शिक्षा प्राप्त करवानी है और उनको सक्षम या योग्य बनाना है और ताकि वो अधिकाधिक लाभान्वित हो सके। ये आपका ग्राम वेलफेयर की डेफिनेशन है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे हमने डिस्कस किया भाई जो उद्देश्य है उनका प्रतिपादन देखिए लूथर गोलिक के इस फॉर्मूले से किया जा सकता है। ओके, तो उनके लूथर गोलिक के अनुसार भाई जो शैक्षिक प्रशासन है उसके उद्देश्य इस फॉर्मूले में निहित है, यानी पोस्ट कॉर्ब। ओके, जहां P फॉर होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये होता है नियोजन करना। ओके, यानी कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है नियोजन करना। O फॉर होता है व्यवस्था करना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन करना। ओके, इसके अलावा S फॉर सिलेक्शन, ओके, यानी कि नियुक्ता करना। D फॉर होता है डायरेक्शन, यानी कि निर्देशन देना। ओके, इसके बाद CO यानी कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय करना। और R फॉर रिकॉर्ड, मतलब कि आलेख तैयार करना। और इसके बाद बी होता है बजट, या फिर हम इसको कह सकते हैं वित्तीय आलेख को तैयार करना। तो ये हैं दोस्तों शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। इसके बाद देखिए दोस्तों अगले आते हैं शैक्षिक प्रशासन के लक्ष्य। ओके, देखिए दोस्तों शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य मानव शक्ति के स्रोतों का पूर्ण विकास करना है। ओके, क्योंकि भाई जो हमारा भारत है उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो स्वाभाविक रूप से भाई शैक्षिक प्रशासन है उसके लक्ष्य भी आपके क्या होंगे, लोकतांत्रिक होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो लक्ष्य हैं उनको लोकतांत्रिक लक्ष्य के रूप में लिखा है। तो देखिए सबसे पहले जो शैक्षिक प्रशासन के लक्ष्य हैं वो है छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं गुणों में आस्था को विकसित करना या उत्पन्न करना या फिर इनका विकास करना। ओके, इसके अलावा देखिए छात्रों में उचित नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके अलावा देखिए छात्रों में आत्मविश्वास संबंधी गुण का विकास करना। ओके, छात्रों एवं अध्यापकों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए नागरिकों के विकास के साथ राष्ट्रीय विकास को सुनिश्चित करना कि जितना आप नागरिकों का विकास करेंगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा भाई, राष्ट्र का विकास होगा। ओके, क्योंकि जो राष्ट्र है वो आपका राष्ट्र के नागरिकों से ही तो है ना, तो नागरिकों के विकास में ही राष्ट्र का विकास है। ओके, इसके बाद देखिए विद्यालय में उचित सामाजिक तथा भौतिक वातावरण को निर्मित करना, क्योंकि विद्यालय में अगर अच्छा सामाजिक वातावरण होगा और भौतिक वातावरण भी अच्छा होगा उसका, तो अपने आप ही क्या होगा कि वहाँ पर जो विद्यालय में जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति आसानी से होगी, यानी विद्यालय का जो शिक्षा या शिक्षण का कार्य है वो आसानी से सुचारू रूप से होगा। ओके, इसके बाद देखिए अगला छात्रों में व्यावसायिक एवं तकनीकी कुशलता का विकास करना। तो ये हैं दोस्तों इसके लोकतांत्रिक लक्ष्य। अब इसके बाद देखिए दोस्तों शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता क्यों है। ओके, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि भाई शिक्षा प्रशासन कितना महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा प्रशासन नहीं होगा तो आपको शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ओके, तो यही इसकी आवश्यकता है। देखिए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आपके शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता होती है। आप उसके बिना शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा देखिए समाज के लक्ष्यों की पहचान। देखिए जो समाज में लक्ष्य चाहिए उनकी पहचान करना भी शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है कि भाई समाज में हमें क्या आवश्यकता है, यानी किन लक्ष्यों का हमें निर्धारण करना चाहिए, वो भी आपका क्या है, शैक्षिक प्रशासन की एक विशेषता है या उसकी आवश्यकता हम कह सकते हैं, इसलिए प्रतीत होती है। इसके अलावा देखिए व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता अनुसार, देखिए जो शैक्षिक प्रशासन है वो व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता अनुसार कार्य करता है। तो जो भी आपके लक्ष्य निर्धारित होंगे या शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित होंगे वो व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता के अनुसार ही होंगे। ओके, इसके बाद देखिए जो शैक्षिक लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं उनको परिभाषित
परिभाषित भी तो करना होगा ना कि उनकी आवश्यकता क्यों है। तो शैक्षिक लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए भी शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखिए तरह तरह के जो शिक्षा कार्यक्रम होते हैं उनका भी अगर आपने नियोजन करना है या उनकी प्लानिंग करनी है या उनका एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि भाई उनका क्रियान्वयन भी करना है, तो भी किसकी आवश्यकता होती है, आपकी शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखिए जो साधनों का उपयोग, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि भाई जो राज्य हैं उसमें सीमित संसाधन है, तो जितने भी सीमित संसाधन है उनका किस तरीके से प्रयोग किया जाए वो भी आपका क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो इसलिए आपको शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। एक ओके। इसके अलावा समन्वय एवं नियंत्रण, तो देखिए अगर आपके इतने सारे विद्यालय हैं उनमें आपस में समन्वय करना, उन पर नियंत्रण करना, ओके, तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता है, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता है। और इसके अलावा देखिए मूल्यांकन, तो मूल्यांकन तो करना ही पड़ेगा ना कि आपको इवैल्यूएशन जो आपने इतनी सारी चीजें करी उसके बाद उसका मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। तो मूल्यांकन करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा शैक्षिक प्रशासन। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता की बात करें तो इसकी आवश्यकता ही उसकी उपयोगिता भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। देखिए दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद अगर हम 21A की बात करें या हम मानव विकास सूचकांक की बात करें तो सभी में आपका क्या होता है, शिक्षा को जोड़ दिया गया है। ओके, तो शिक्षा की उन्नति ही इस समय पर क्या है, आधुनिकता है। अगर आप शिक्षा में उन्नति नहीं कर पाते तो इसका मतलब आप आधुनिक नहीं है। ओके, तो भाई अगर आपको शिक्षा को आधुनिक बनाना है तो उसके लिए शैक्षिक प्रशासन बहुत ही उपयोगी हो जाता है। अगर आप शैक्षिक प्रशासन नहीं होगा तो वहां पर आपकी शिक्षा में उन्नति नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि आप क्या होंगे, डाउनग्रेड होते चले जाएंगे, आप में उन्नति नहीं होगी, आप आधुनिकता की ओर को नहीं जा पाएंगे। ओके, तो वर्तमान युग में भाई शिक्षा प्रशासन है वो खाली केवल प्लानिंग नहीं करता है। ओके, उसका काम क्या है, नियोजन ही नहीं है, उसमें क्रियान्वयन भी है, यानी वो काम को करता भी है और उसके बाद क्या करता है, मूल्यांकन भी करता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई जो शैक्षिक प्रशासन है वो सिर्फ आपका प्लानिंग ही नहीं करता, यानी कि नियोजन ही नहीं करता, वो कार्यान्वयन भी करता है और उसके बाद उसका मूल्यांकन भी करता है। तो इस तरीके से जो भाई शैक्षिक प्रशासन है उसके आपके 3 कार्य आते हैं। एक तो होता है सबसे पहले आपका नियोजन, ओके, नियोजन, और इसके बाद आएगा आपका कार्यान्वयन या क्रियान्वयन। राइटिंग के लिए माफ करना दोस्तों, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक, तो आप समझ जाइए, ठीक। तो इसके बाद होगा नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। ओके, तो ये 3 आपके क्या होते हैं, शैक्षिक प्रशासन के कार्य होते हैं। ओके, और वैसे देखिए शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता किसमें है भाई, शैक्षिक प्रक्रिया को अगर आपने गति देनी है और इस तरीके से भाई आपको मानवीय संबंधों का विकास करना है। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता भी है और वो बहुत ही उपयोगी भी है। ओके, बात देखिए दोस्तों अब हम शिक्षा प्रशासन की प्रवृत्ति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था लेकिन फिर भी कुछ और चीजें हैं जो कि मेरे को काफी इंपॉर्टेंट लगी हैं, उसको मैंने इसलिए यहाँ पर हाईलाइटेड किया है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था भाई जो शैक्षिक प्रशासन होता है वो हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है। ओके, देखिए दोस्तों दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेश में संपन्न होने वाली जितनी भी मानवीय क्रियाएं होती हैं उसमें शैक्षिक प्रशासन हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है। ओके, और देखिए दूसरा बालक के जीवन के समग्र पक्षों से ये संबंधित होता है। शैक्षिक प्रशासन बालक के जीवन के समग्र पक्षों से यानी सभी पक्षों से हमेशा उसका संबंध होता है। इसके बाद देखिए तीसरा है मानव व्यक्तित्व। मानव व्यक्तित्व से सीधा सीधा संबंध होता है शैक्षिक प्रशासन का। इसका मतलब है कि भाई शैक्षिक प्रशासन मानव व्यक्तित्व को वांछित दिशा में मोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि भाई जो शैक्षिक प्रशासन अगर सही होगा तो मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। ओके, इसके अलावा देखिए मानव व्यवहार को भी ये कंट्रोल करता है। ओके, जैसे कि अगर आप भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करें या फिर आप नियंत्रण करें तो उससे भी आपका क्या होता है कि जो शैक्षिक प्रशासन है वो मानव व्यवहार को वांछित दिशा में मोड़ देता है। ओके, यानी मानव व्यवहार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है शैक्षिक प्रशासन का। तो शैक्षिक प्रशासन की प्रवृत्ति इस तरीके की होती है। ओके, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर शोध तथा विकास, देखिए शोध तथा विकास की संभावनाओं के कारण इसमें सुनिश्चितता तथा उपयोगिता का भी समावेश होता है। ओके, इसके अलावा देखिए दोस्तों इसमें क्या पाई जाती है, गत्यात्मकता पाई जाती है। गत्यात्मकता का मतलब है दोस्तों कि देश काल परिस्थिति के अनुसार इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। वो तो है ही बिल्कुल कि अगर आपको देश काल और
हम कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अगर आप शैक्षिक प्रशासन में चेंज नहीं करेंगे तो आपके शिक्षा का विकास कैसे होगा, आपके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होना असंभव है। ओके, तो इसलिए इसमें गत्यात्मकता की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। ओके, तो दोस्तों शैक्षिक प्रशासन वास्तव में वह प्रक्रिया है जिसकी सफलता और असफलता से राष्ट्र की उन्नति व अवनति निर्धारित होगी। ओके, तो नई पीढ़ी का अगर सतत विकास करना है तो भाई शैक्षिक प्रशासन का समन्वित विकास करना जरूरी है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों आता है शैक्षिक प्रशासन में शैक्षिक प्रशासक। देखिए शैक्षिक प्रशासक कौन होता है, जो कि शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारी, ओके, या हम कह सकते हैं कर्मचारी होते हैं। ओके, तो शैक्षिक प्रशासक का मतलब यह है कि जिसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन का दायित्व होगा। ओके, तो यानी अब उसका कार्य क्या होगा, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो कार्यभार होगा वो उसके कंधे पर होगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो शैक्षिक प्रशासक है उसके क्या गुण होने चाहिए और उसके क्या कर्तव्य हैं, इनको मैंने वैसे शॉर्ट में लिखा है, बस इसको हम समझ लेते हैं एज यूजुअल जो हम करते हैं। ओके, बाकी यहाँ पर मैंने बस खाली जो हेडिंग है, जो मेन हेडिंग है उसको लिखिए, बाकी मैं इनको आपको समझा देता हूँ भाई क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले गुण में कौन से आते हैं, शारीरिक गुण। देखिए शारीरिक गुण से आप समझते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, वो क्रियाशील होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, चुस्त एवं सुदृढ़ होना चाहिए, देखने में आकर्षक हो, अच्छा शारीरिक व्यक्तित्व हो। ओके, और सुरुचिपूर्ण वेशभूषा यानी उसके ड्रेसअप काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसकी स्पष्ट और गंभीर आवाज़ होनी चाहिए। ओके, शिष्टाचार अगर अच्छा हो, उसका आदतें अच्छी हो, तो ये सारी की सारी क्या होती है, शारीरिक गुण के अंतर्गत आती है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है बौद्धिक गुण, यानी आपका दिमागी रूप से भाई क्या उसके अंदर क्षमताएं हैं। ओके, तो कैसे, जैसे भाई आपके जितने भी सहकर्मी हैं उनके समक्ष योजनाओं की व्याख्या करने की योग्यता, यानी कि आप जो भी प्लानिंग करने वाले हैं उसको अच्छे से समझाना आना चाहिए कि भाई देखिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में ये चीज़ें करनी है, तो आप कोई भी जब प्लानिंग करते तो उसकी व्याख्या भी करनी आनी चाहिए। ओके, अनुसंधान की अभिवृत्ति होनी चाहिए कि भाई आप रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करें। ओके, यानी कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि हमारी जो देश की शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो सके। ओके, और भाई अपनी भूमिका की उसको जानकारी होनी चाहिए कि भाई उसको मेरी क्या भूमिका है। ओके, और अपने जो विषय है उसका वृहद ज्ञान होना चाहिए। ओके, और स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है और व्यक्तिगत मतभेदों की भी सूझ होनी चाहिए, या उसको पता होनी चाहिए कि भाई व्यक्तिगत मतभेदों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो स्पष्ट अभिव्यक्ति हो भाई, अपना जो यानी उसका जो प्रोपेगेंडा है या जो भी एजेंडा है वो एकदम सही हो, उसको पता होना चाहिए कि उसके लक्ष्य क्या हैं, तो उनके बारे में भी क्या होनी चाहिए, उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है संवेगात्मक गुण। संवेगात्मक गुण में यानी क्या होनी चाहिए कि भाई संवेगात्मक रूप से वो स्थिर होना चाहिए, ठीक, और उसमें चिंता, तनाव और द्वंद्व से वो मुक्त होना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए, ठीक, दूसरे के संवेगों और भावनाओं को समझे, ठीक, और कठिनाइयों और निराशाओं में ना घबराने वाला हो, आशावादी हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों आते हैं व्यक्तिगत गुण। व्यक्तिगत गुण में क्या क्या आएंगे, जैसे व्यवहार कुशल हो, सरल, शक्तिपूर्ण, निष्पक्ष हो, समर्पित हो अपने कार्य के प्रति। ओके, रचनात्मक हो, साहसी और आत्मविश्वास से पूर्ण परिपूर्ण हो, ठीक, और एक तरीके से क्या है कि भाई अनुभवी हो, ठीक, और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन का व्यक्तित्व हो कि मतलब आपस में जो अपने सहकर्मी हैं उनके संग कोऑर्डिनेट करे। ओके, इसके अलावा देखिए वो प्रेरणादायक हो, दूसरों को प्रेरणा देने वाला हो, प्रोत्साहन प्रदान करे, दूसरों के व्यक्तित्व का सम्मान करे, इस टाइप की जो चीज़ें हैं देखिए आप स्वयं भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए सामाजिक गुण, भाई सामाजिक प्रकृति के लिए वो समर्पित हो, मानवीय संबंधों में विश्वास रखने वाला हो, यानी कि सभी को सहयोग देने वाला हो। ओके, सामाजिक कार्यों में रुचि रखे, सामाजिक सेवा की भावना को पैदा रखे अपने अंदर, ठीक, और हम कह सकते हैं भाई जितने भी सामाजिक साध्य हैं उनके लिए कार्य करे। तो ये आपका क्या है, सामाजिक गुण के अंदर आता है। नैतिक गुण, नैतिक गुण में भाई सही गलत में भेद करने की योग्यता हो, ठीक, और उच्च चरित्र हो, श्रेष्ठतम आदर्श हो, ठीक, और अगर कोई त्रुटि करता है तो उनकी भी स्वीकारोक्ति हो, मतलब अगर कोई चीज़ गलती से हो जाती है तो उनको भी एक्सेप्ट करेगी, हाँ भाई ये गलती हमसे हो गई। ओके, अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगले आते हैं शिक्षा प्रशासक के कर्तव्य, ठीक, तो भाई शिक्षा प्रशासक
को अगर शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो भाई उसके लिए उनको कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। तो उन कर्तव्यों का जब वो पालन करेगा तभी जाके क्या होंगे, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य आपके प्राप्त हो पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या है इसका कर्तव्य, क्या इन किन कर्तव्यों का इनको पालन करना है। देखिए सबसे पहले है कि भाई शिक्षा के उद्देश्यों को परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि आपके जो शिक्षा के प्रशासन के उद्देश्य हैं उनको जब तक आप परिभाषित नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे नहीं कि भाई हम इन उद्देश्यों को या इन लक्ष्यों को क्यों अपनाएं। ओके, इसके बाद देखिए बालक के लिए सर्वोत्तम नीति। ओके, यानी कि उसको सदैव यह सोचना चाहिए कि भाई बालक के लिए सर्वोत्तम क्या है। ओके, और जितने भी जो वांछित उद्देश्य हैं और जो लक्ष्य हैं उनसे शैक्षिक कर्मचारियों को हमेशा वो अवगत कराए कि भाई देखो ये चीज मेरे दिमाग में आई है और ये चीज करनी चाहिए। ओके, या ये चीज होनी चाहिए बालकों के लिए जो सर्वोत्तम है। ओके, इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई उसके पास कई सारे विकल्प आएंगे, तो उन सभी विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन करना चाहिए जो कि बालकों के लिए सही हो, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्यों की रूपरेखा को पहले से ही वो क्या करे, निर्धारित करे। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई अनेक विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन। ओके, इसके बाद देखिए जैसे अगर कार्यों के संभावित परिणामों को भी जानना बहुत जरूरी है कि भाई जैसे हम ये कार्य करेंगे तो इसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, तो ये भी उसके अंदर उसके क्या है, कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। ओके, इसके बाद देखिए मान्यता तंत्र की प्राप्ति एवं सुधार। देखिए समाज में जो भी मान्यता तंत्र है उनको प्राप्त करने कि भाई उनको किस तरह से प्राप्त किया जाएगा और उसके लिए सुधार कैसे किया जाएगा, उसके लिए भी उसको योजना बनाना भी उसके कर्तव्य में आता है। ओके, इसके अलावा देखिए उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। ओके, तो भाई उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए भी योजना बनाने का कर्तव्य आपका शैक्षिक प्रशासन के मतलब या शैक्षिक प्रशासक का एक कर्तव्य है। ओके, इसके बाद अगला देखिए दोस्तों, संगठन की संरचना, परिस्थितियों एवं संबंधों की रूपरेखा को निर्धारित करना, ये भी इसका एक कर्तव्य है। ओके, इसके बाद देखिए कानून और परंपरा के आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई जो कर्मचारी हैं ओके उनकी स्थिति को परिभाषित करना भी इसके अंतर्गत आता है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों कि भाई जो कर्मचारी हैं उनकी शक्ति और प्रयासों को निर्देशित करना, यानी कि उनको डायरेक्शन प्रदान करना ताकि जो उनकी शक्ति और प्रयास है वो सही डायरेक्शन में लग सके। देखिए दोस्तों अगला आता है शैक्षिक प्रशासन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कौन कौन से कारक हैं जो कि शैक्षिक प्रशासन को प्रभावित करते हैं। देखिए दोस्तों स्वयं के परिवेश से पृथक होकर कोई भी संस्था या संगठन कार्य नहीं कर सकती। आपको पता है कि आप जिस वातावरण में रह रहे हो आपको उसका प्रभाव तो आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि भाई आप जो शिक्षा प्रशासन है उसका संबंध भी देश काल परिस्थिति से संबंधित रहता है। ओके, तो शिक्षा पर हम कह सकते हैं शिक्षा तथा इसके प्रशासन पर जितनी भी जो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक संस्थागत अनेक शक्तियों का आपका दबाव रहता है। तो जैसे इसमें कौन कौन आती है, देखिए दोस्तों सबसे पहले आती है सामाजिक रीतियां। देखिए भाई समाज के कार्यों का आधार ही उनकी प्रथाएं और रीति रिवाजें होती हैं। तो भाई सामाजिक रीतियों का तो भाई शैक्षिक प्रशासन में सीधा सीधा सा क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ओके, इसके बाद आती है सामुदायिक विशेषताएं। देखिए भाई व्यक्ति के मूल्य तथा विकास से समुदाय के चरित्र का निर्माण होता है। ओके, तो अगर आपके जो सामुदायिक प्रभाव है वो तो शैक्षिक प्रशासन में पढ़ना आपका तय है। ओके, इसके बाद देखिए राज्य की प्रकृति। देखिए दोस्तों राज्य की प्रकृति के अनुसार ही प्रशासन आपका चलता है या उसकी संरचना तथा कार्यक्रम का निर्धारण होता है। ओके, जैसे कि भाई सरकार की प्रकृति कैसे है आपकी ओर, या सरकार के कार्य कैसे हैं, या किस तरह के सरकार अपने कानून बनाती है या निर्माण करती है या प्लानिंग करती है। ओके, या वित्तीय प्रावधान कितना देता है, उसी तरह से तो आपका शैक्षिक प्रशासन चलेगा ना। अगर राज्य सरकार
हम कह सकते हैं कि भाई शैक्षिक प्रशासन की ओर ध्यान ही नहीं देगी तो शैक्षिक प्रशासन स्वयं में कोई कार्य नहीं कर पाएगा। ओके, तो राज्य की प्रकृति, सामाजिक रीतियां कैसी हैं, सामुदायिक विशेषता कैसी हैं, तो ये सारे के सारी क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं सामाजिक प्रशासन में। ओके, इनको वैसे तो इसमें कई सारी चीजें, लेकिन हम शॉर्ट में ब्रीफली इस तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं। अब देखिए, जो शैक्षिक प्रशासन है उसको चलाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। जनरली होता क्या है कि भाई शिक्षा के प्रशासनिक प्रारूप के अंतर्गत ज्यादातर लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा ही की जाती है। ओके, तो होता क्या है कि भाई सबसे ज्यादा क्या है कि ज्यादातर लोकतांत्रिक मूल्यों की इसमें उपेक्षा हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई प्रशासनिक स्वरूप के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ओके, जो शैक्षिक प्रशासन है वो आपका शिक्षा की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे पाता। ओके, वैसे तो क्या कहते हैं कि वो शैक्षिक कार्य को तो सामान्य रूप से करना चाहता है, लेकिन फिर भी शिक्षा की समस्याओं पर वो ध्यान नहीं दे पाता। इसके बाद देखिए तीसरा आता है, इंपॉर्टेंट है, भिन्न भिन्न मंत्रालय शिक्षा के अनेक कार्य। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है कि भाई देखिए, शिक्षा के अनेक कार्यों को भिन्न भिन्न मंत्रालय संचालित कर रहे हैं इस समय पे। ओके, एक मंत्रालय शिक्षा से संबंधित एक कार्य कर रहा है, दूसरा शिक्षा से संबंधित दूसरा कार्य कर रहा है। और जो शिक्षा मंत्रालय है वो आपका क्या है, वो तो शिक्षा से संबंधित है ही। तो हो क्या रहा है कि उनका शिक्षा मंत्रालय के संग कोऑर्डिनेशन या हम कह सकते हैं समन्वय नहीं हो पा रहा है। ओके, तो होता क्या है कि भाई कई सारी जो शैक्षिक नीतियां होती हैं या कार्यों के संचालन में कठिनाई का अनुभव इनको होता है। ओके, देखिए शिक्षा संचालक हैं या शिक्षा सचिव हैं, उनके मध्य में आपस में सामंजस्य का अभाव है। ये भी हम कह सकते हैं कि भाई शैक्षिक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण समस्या है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कोठारी कमीशन है उसने शैक्षिक प्रशासन को लेके क्या क्या सिफारिशें की हैं उनको भी हम शॉर्ट में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कोठारी आयोग है उन्होंने कहा था कि भाई शिक्षा परिषद का निर्माण किया जाए। देखिए, जो शिक्षा परिषद है उसका निर्माण राज्य स्तर पर किया जाएगा और ये क्या करेगा, मंत्रालय के कार्यों का मूल्यांकन करेगा। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि एक शिक्षा परिषद का के गठन का इन्होंने सुझाव दिया था जो कि राज्य स्तर पर होगा और वो शिक्षा के मंत्रालय के कार्यों का मूल्यांकन करेगा। ओके, इसके बाद दूसरा है, इन्होंने बोला कि जितने भी अराजपत्रित कर्मचारी हैं उनके लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम बनाया जाए। ओके, या सेवाकालीन पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाए। ओके, इसके अलावा देखिए एक शिक्षा अधिनियम बनाया जाए प्रत्येक स्टेट में और यूटी में, यानी कि यूनियन टेरिटरी में, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा अधिनियम बनाया जाए और उसी अधिनियम के अनुसार शिक्षा प्रशासन की पुनर्व्यवस्था की जाए। ओके, इसके बाद देखिए जो 50% व्यक्ति हैं शिक्षा विभाग के, उनको शिक्षा मंत्रालय में पदोन्नत करके भेज दिया जाए। ओके, जिससे कि देश की संपूर्ण समस्याओं के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि वो दोस्त लोग क्या करेंगे, अपने अपने प्रदेशों से आएंगे और अपनी शैक्षिक समस्याओं से अवगत होंगे। ओके, क्योंकि हर एक स्टेट की शैक्षिक समस्याएं अलग होंगी, तो जब वो लोग शिक्षा मंत्रालय में जाएंगे तो वे क्या करेंगे, अपने स्टेट के शैक्षिक समस्याओं के अनुसार ही पॉलिसियों का निर्माण करेंगे या नीति का निर्माण करेंगे। इसके अलावा देखिए उन्होंने कहा था कि जो अधिकारी हैं उनके प्रशिक्षण हेतु स्टाफ कॉलेजेस बनाए जाएं। ओके, ताकि वो उनको अच्छे से प्रशिक्षण हो और ताकि वो भावी नीतियों में, शिक्षा संबंधी भावी नीतियों में अच्छे से योगदान कर पाए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है कि भाई भारतीय शिक्षा सेवा यानी इंडियन एजुकेशन सर्विस का गठन किया जाए राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है ना। और इसके अधीन कौन कौन होंगे, जैसे संचालक हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं और केंद्र एवं प्रदेश के जो विद्यालय उसमें प्रधानाचार्य और शिक्षक के पदों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया। ओके, और इसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई भारतीय शिक्षा सेवा के समान राज्य शिक्षा सेवा का भी गठन किया जाए। ओके, तो दोस्तों ये था शैक्षिक प्रशासन। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब देखिए दोस्तों, इसका नाम चेंज हो चुका है क्रिशन एजुकेशन क्लासेस, तो जिसको भी आप ये रेकमेंड करें क्रिशन एजुकेशन क्लासेस के नाम से इसको रेकमेंड करें। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।